क्या एक यूनियन है या फेडरेशन और ये ऐसा क्यों बना, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कहता है इंडिया डैट इज़ भारत शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इस सेंटेंस को थोड़ा तोड़ के समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है इंडिया डैट इज़ भारत, मतलब इंडिया और भारत दोनों नाम ऑफिशियली वैलिड है। दूसरा पार्ट है यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब है इंडिया प्लस यूनियन टेरिटरीज इज इक्वल टू इंडिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, इंडिया यूनियन क्यों और फेडरेशन क्यों नहीं। नॉर्मली कंट्रीज़ को फेडरेशन बोला जाता है, जैसे यूएसए, लेकिन इंडिया ने अपने आप को यूनियन बोला। इसका आंसर दिया था BR अम्बेडकर ने। उन्होंने क्लियरली कहा इंडिया इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता, इसलिए इंडिया को कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट बन सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं टूटेगा। अब एक और बेसिक सवाल, क्या इंडिया का मैप फिक्स्ड है या बदल सकता है। इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो नई स्टेट को इंडिया में एडमिट कर सकती है या एक नया स्टेट इस्टेब्लिश कर सकती है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। आर्टिकल 2 का मतलब है अगर कोई नया रीजन या टेरिटरी इंडिया को हिस्सा बनना चाहता है तो पार्लियामेंट उसे ऑफिशियली इंडिया में इंक्लूड कर सकती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर है क्योंकि देश के स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका एक रियल एग्जाम्पल है सिक्किम। एक टाइम पर सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, वो एक अलग किंगडम था, लेकिन 1975 में सिक्किम इंडिया का 22 स्टेट बन गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ। आर्टिकल 2 के थ्रू पार्लियामेंट ने लॉ पास किया और सिक्किम को इंडिया में इंक्लूड कर लिया। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, आर्टिकल 2 मेनली उन सिचुएशन के लिए होता है जब कोई एक्सटर्नल टेरिटरी इंडिया में आती है। मतलब इंडिया में क्या आता है, इसका आंसर मिलता है टेरिटरी ऑफ इंडिया में। टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीज़ें आती हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज। स्टेट जिनके पास अपनी गवर्नमेंट होती है, यूनियन टेरिटरीज जो डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में होते हैं, और एक्वायर्ड टेरिटरीज वो एरिया जो इंडिया बाद में एक्वायर करता है। मतलब इंडिया की स्टेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये ग्रो भी कर सकता है, बदल भी कर सकता है। फिर आता है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पावरफुल प्रोविजन में से एक है। ये पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट नया स्टेट क्रिएट कर सकती है, किसी स्टेट का एरिया बदल या कम कर सकती है, स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करना, स्टेट का नाम बदलना। इंडिया का पूरा मैप पार्लियामेंट के कंट्रोल में है। ये पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पार्लियामेंट एक स्टेट को तोड़कर 2 नई स्टेट बना सकती है या 2 स्टेट को तोड़कर एक स्टेट बना सकती है। रियल एग्जाम्पल है तेलंगाना 2014 में। आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके तेलंगाना नाम का नया स्टेट बनाया गया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इतने बड़े चेंजेस के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी होता है। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बड़ा चेंज करने के लिए अमेंडमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आर्टिकल 2 यहाँ गेम चेंज कर देता है। आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो लॉज बनते हैं, आर्टिकल 4 कहता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होते। मतलब इंडिया का मैप चेंज हो सकता है, स्टेट बन या टूट सकते हैं बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। ये चेंजेस पास होते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन स्टेट का स्ट्रक्चर चेंज करना रिलेटिवली ईजी है। कुछ इम्पॉर्टेंट कमीशन का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने डिसाइड किया इंडिया का स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड कमीशन की। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन एक बड़ा सवाल था इंडिया को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए 1948 में थर्ड कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने सजेस्ट किया इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस में मत बनाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दो। ये बात लॉजिकल सही लगती है, लेकिन लोग इससे एग्री नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों के लिए लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, वो उनकी पहचान थी। पब्लिक प्रेशर बढ़ने लगा, गवर्नमेंट को फिर से इस इशू पर सोचने के लिए एक नई कमेटी बनानी पड़ी, जिनका नाम था JVP कमेटी, जिनमें देश के टॉप लीडर शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया।
सबको लगा अब शायद डिसीजन बदलेगा, लेकिन इस कमेटी ने भी धर कमीशन की बात को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा अभी लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने सही नहीं होगा, यहाँ सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। पब्लिक कुछ और चाहती थी, गवर्नमेंट कुछ और इसी बीच आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। एक इंसान, एक डिमांड, एक सेक्रीफाइस। पोटी श्रीरामुलु, उन्होंने आंध्र प्रदेश की डिमांड के लिए फास्ट करना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए, 58 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। पूरा देश हिल गया, लोग सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। 1953 में आंध्र प्रदेश बना। ये सिर्फ एक स्टेट का क्रिएशन नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी मोमेंट से लिंग्विस्टिक स्टेट का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट होना शुरू हुआ। अब गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि इस इशू को इग्नोर नहीं किया जा सकता, एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था। और तब बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके चेयरमैन थे फजल अली और मेंबर्स KM पनिक्कर और HN कुंजरू। इस कमीशन ने पूरे देश का डिटेल में स्टडी किया। फिर उन्होंने रिकमेंड किया स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करो, लेकिन साथ में एक वार्निंग भी दी कि नेशनल यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। 1956 में इंडिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग ईयर आया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इसके बाद इंडिया का मैप कम्प्लीटली चेंज हो गया, नए स्टेट बने, बाउंड्रीज चेंज हुई। 1966 में हरियाणा बना, नॉर्थ ईस्ट में नई स्टेट्स बने, 2014 में तेलंगाना, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया। और इसके साथ इंडिया आज भी इवॉल्व हो रहा है।